आज ये वीडियो उन अधिकारियों तक पहुंचा हो जो अधिकारी हमारे जवानों को कि भाई इसको 4 या 5 RI है और इसको सूखा घर भेज दो, इसको कुछ नहीं मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए वीडियो है। हमारे ऐसे बहुत से सैनिक जिनको इस तरह घर भेजा गया है, उन सैनिकों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना और उन भेजने वाले लोगों तक भी कि तुमने किस तरह इन सैनिकों को और इनके परिवारों को बर्बाद कर दिया। कल 8 जून को राजस्थान हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय जज साहब हैं उनको सलूट करता हूं। जय हिंद। जस्टिस सुदेश मिश्रा जी और जस्टिस रवि चिरानिया जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इनके लिए एक जय हिंद जरूर लिखें। इन्होंने एक फैसला दिया है। हमारे राजस्थान का ही एक सिपाही ओम प्रकाश, सीकर जिले का फतेहपुर का रहने वाला, जिसको 31 साल के बाद आज न्याय मिला है। हमारी सेना के इनके उस समय के कमांडिंग अफसर, हालांकि ये जो फैसला है, क्योंकि लड़ाई जो जिस सैनिक ने हमारे ने लड़ी है, ये लड़ाई लड़ी है यूनियन ऑफ इंडिया और सेना के खिलाफ, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम उस समय के उस कमांडिंग अफसर जिसने इनको निकाल दिया, उन्होंने कहा कि भाई 5 रेड एंट्री इसको थी और 5 रेड एंट्री के आधार पर इनको डिजास्टर सोल्जर घोषित करके और इनको घर भेज दिया। 1984 में ये भर्ती हुए थे ASC में, आर्मी सप्लाई कोर में, और 1995 में लगभग 11 साल की सर्विस के बाद इनको घर भेज दिया। सबसे बड़ी बात कि इनको जो 4 रेड एंट्री हुई है, वो लास्ट ईयर में एक ही साल में 4 रेड एंट्री की है। यानी उस समय के जो कमांडिंग अफसर थे, एक ही साल में एक बंदे को 4 रेड एंट्री कर रहे हैं और फिर इसको घर भेज रहे हैं। और इनको एक बीमारी थी उस समय, जिसके वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे हैं। और ये बंदा बार बार बताता रहा, इसको जो बीमारी थी उसमें इसके कंधा और ये हाथ सुन्न हो जाता था, इसलिए ये ठीक से काम नहीं कर पाता था। लेकिन वही बात है, फौज में खासकर वो चमचे जो खुद तो डोलू पकड़कर नौकरी करके आए होंगे, बूट पॉलिश और कुत्ता घुमाकर, लेकिन बाद में उनको अगर रैंक मिल जाता है तो फिर वो ऐसे बंदों को बोलेंगे कि भाई ये तो मकरा है, काम नहीं करता। कुछ तो वो कान भर देते हैं और कुछ वो कान का कच्चा कमांडिंग अफसर बोलता है ठीक है, इसको 5 रेड एंट्री होगी, घर भेज दो। अब कोर्ट ने यहां जो चीजें कही हैं, पहली बात तो ये कि 5 रेड एंट्री, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में ये चीजें बताई हैं। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले का ही मामला है, मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा तो, कि एक बंदे को भी 4 रेड एंट्री हुई थी और उसके CO साहब उसका कागज क्लोज करके और उसको बोला भाई अपने कागज पत्र तैयार कर, तू घर जाएगा, तेरे को 4 रेड एंट्री हो गई और वो 5वीं रेड एंट्री के साथ तेरे को हम घर भेज देंगे, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। अब ये खबर जब उसको और उसकी फैमिली को पता चला तो उसकी फैमिली ने मेरे को फोन किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, हम तो सड़क पर आ जाएंगे, कुछ करो। फिर मैंने बोला बंदे का नंबर दे। फिर मैंने उससे पूछा किस प्रकार की आपको RI है, क्या हुआ है, मेरे को पूरी कहानी बताओ। फिर CO साहब का मैंने नंबर लिया और मैंने CO साहब को फोन करके बोला कि भाई 5 RI जो इसको हुई है, हालांकि उसमें से 2 RI तो उसकी बिल्कुल सरेआम गलती थी। मैंने कहा ये तो भाई इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। 3 RI जिसमें बंदे की गलती भी नहीं थी, और जो 5वीं RI होने वाली थी और जिसके साथ घर भेज रहे थे, CO साहब को मैंने बताया कि श्रीमान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 4 रेड एंट्री है, 5 रेड एंट्री में कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर गया, जिसमें आप सीधा उसको कहते हो कि भाई अब इसको घर भेज दो, ये सेना का अधिनियम है। ठीक है। आर्मी एक्ट 1954 में हालांकि ये लिखा हुआ है, जैसे इस बंदे को भी जो भेजा है आर्मी एक्ट 1954 में रूल 13 का पैरा 3, उसमें लिखा हुआ है कि भाई सैनिक अगर 3 RI करता है उसके बाद में उसको डिजास्टर घोषित करके CO कमांडिंग ऑफिसर घर भेज सकता है।
वो उस चीज का फायदा उठाकर और उसको बंदे को घर भेज देते हैं, जबकि ये अंग्रेजों का नियम है। जितने भी हमारी आर्मी एक्ट हैं, सब में उस समय अंग्रेज अधिकारियों के पास पावर थी, वो तो गोली भी मार देते थे, आज भी मार दो। लेकिन आज इसके बावजूद हमारे सुप्रीम कोर्ट के 3-4 ऐसे फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब अधिकारियों को इंसानियत बरतनी चाहिए। हमारे ही सैनिक है और हमारी अफसर है। 3 या 4 एंट्री का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर पार कर गया और उसको घर भेजो। आपको विचार करना चाहिए। और इस फैसले में भी जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है कि भाई ये नहीं है कि 5 रेड एंट्री होगी और आप इसको घर भेज दो। आपने इनको पेंशन क्यों नहीं दी? इनकी जो 11 साल सर्विस है, आपको पता है, जो 11 साल सर्विस के साथ साथ ये बीमार भी थे, लेकिन इनका कहीं कोई मेडिकल बोर्ड किया ही नहीं गया, क्योंकि वो तो इसको मकरा सोच रहे थे। बोले जानबूझकर एमएच में भर्ती हो रहा है, कभी ये जोधपुर में भी रहा है, उसके बाद दूसरी जगह 2 जगह एमएच में भर्ती भी रहा है, तब भी ये बोले ये तो मतलब मकरा है, जानबूझकर वहां रह रहा है। और आते ही बोले वो तो चीजें छोड़ो, मतलब इसकी बीमारी पर ध्यान ही नहीं दिया, कोई इसका मेडिकल बोर्ड नहीं हुआ, ना कोई कैटेगरी पेंशन। बोले इसको तो सूखा घर भेज दो। कोर्ट ने यहां यह भी कहा है कि पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन उसके किए गए कार्य के एवज में दिए जाने वाली राशि है, जो किसी अधिकारी की खुद की। अब वो कोर्ट की भाषा तो क्या है, लेकिन मैं यहाँ कई बार ये भाषा बोल चुका हूं कि किसी अधिकारी के बाप के घर से अब जवान को ये नहीं मिलता है। या अधिकारी जो कहते हैं ना कि मेरी हो, मैं तेरे को पेंशन दे रहा हूं तो नहीं दूंगा। अगर तेरी कलम में ताकत है, जो कमांडिंग ऑफिसर ये सोच रखते हैं, आज हिंदुस्तान की सेना में अंग्रेजी मानसिकता वाला ये अधिकारी अगर ये सोचे कि मेरी वजह से पेंशन मिल रही है, मेरी वजह से मिल रही है, तो तेरे में इतनी ताकत है तो तू अपने चाचा ताऊ को पेंशन दिला देना। बोले ना जो कि मेरी कलम में ताकत है, उसकी कलम के साथ साथ उसके हमारे बीच में से ही मैं फिर कह रहा हूं, जैसे अब ये 31 साल ये जवान इसने संघर्ष किया, तो इसके आसपास में भी बहुत से लोग, कई पता नहीं कौन से 3 स्टार या कई फीतियां लगाकर रिटायर होकर कहे होंगे कि यार ये तो डिफॉल्टर सैनिक था इसलिए इसको घर भेज दिया। उसका परिवार किस स्थिति में जिया होगा, उसको सलाह नहीं देकर कि भाई तू सही रास्ते पर जा, उसको इस तरह धुतकार देते हैं। ग्राउंड में काम करने वाले को हो सकता है पनिशमेंट भी हो जाए। और जो सलाह डोलू जमीर तो उस आदमी का मरना चाहिए जिसने जिंदगी भर सिर्फ डोलू पकड़ के काम किया, जिसने बूट पॉलिसी करता रहा, मैम साहब के कपड़े धोता रहा, दिल्ली में बैठकर, और लेह लद्दाख पता नहीं कहां ग्लेशियर तक का अलाउंस लिया, और धीरे धीरे सिपाही, नायक, हवलदार, सूबेदार और ऑनरी कैप्टन बनकर आ गया। वो ऐसे आदमियों को लेक्चर देता है जिसने फौज की ABCD, फौज का हथियार के बारे में नहीं बताया। तो मैं उन लोगों को भी चाहता हूं कि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जो बोलते हैं कि बॉस सीओ साहब की कलम में बहुत बड़ी ताकत है। अरे आप किसी भी सीओ छोड़ो, किसी जनरल की कलम में भी ताकत है, और वो अपने अगर ताकत ही होती तो भाई साहब अपने भाई भतीजे चाचा ताऊ सबको पेंशन दिला देता। पेंशन हमारा हक है, हमने सर्विस की है, उसके एवज में गवर्नमेंट हमारे को दे रही है। और गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, गवर्नमेंट हम लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, जनता की सरकार हमारी सरकार है, ठीक है। इसलिए ये जो फितूर दिमाग में भरा हुआ है अंग्रेजी मानसिकता वाला, ये उन लोगों तक जरूर भेजो। जैसे मैं बीच में बता रहा था कि 4 RI के बाद उसके क्लोज हो रहे थे, लेकिन वो सीओ साहब अच्छे थे, मेरी उनसे बात हुई। भाई उन्होंने ये बोला कि भाई मैं क्या करूं, इनका जो पुराना हमारा सीओ था वो इसको रगड़ गया और वो जाते जाते ऐसे कागज बना गया कि इसको घर भेजना है। फिर मैंने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो आदेश है, जिसमें एक वीरेंद्र कुमार दुबे जी हैं, एक कोई क्या बोलते हैं मिश्रा जी हैं, इस तरह 3-4 फैसले हैं, मैं आपको देखकर बताऊंगा आगे। एक मदन कुमार जी हैं जिनमें 4 RI 5 RI के बाद घर भेजा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये इंसानियत नहीं है और ये बॉर्डर क्रॉस नहीं है। तो वैसा इसमें भी वही सेम हवाला दिया गया। और जिस सीओ साहब से मैंने बात, सीओ साहब को वो, क्योंकि ऑर्डर मेरे पास थे, मैंने वो ऑर्डर भी भेजा कि इनको पढ़ लो। फिर मैं कह रहा हूं कि हालांकि वो सीओ साहब सही थे, बोले भाई इस बंदे को भी समझा दो। फिर मैंने बताया कि जो 3 RI यही है तो बिल्कुल गलत हो रखी है, मैं चाहूं तो इसको कोर्ट में ले जाऊं अभी। फिर वो बोला ठीक है हम इसको नहीं भेजेंगे, आप इसको कोर्ट में मत ले जाओ, यूनिट की इज्जत फलाना टिकड़ा। और जो लास्ट वाली थी, जो उसको बनाया हुआ था बहुत तगड़ा कि बस इसमें घर भी भेजना है ज्यादा ज्यादा, फिर उन्होंने उसको मिनिमम करके और उसको बोला कि ठीक है भाई सर्विस कर ले, तो अपनी पक्का सर्विस और फिर चले जाना, और आगे से तू भी शांत रहे
और हम भी नहीं करेंगे। मेरे को भी कहा गया कि आप कोई नाम लेकर वीडियो नहीं बनाए, तो मैंने वो नाम लेकर वीडियो भी नहीं बनाया। तो ये एक संदेश मेरा हाथ जोड़ के, अगर किसी को लगता है कि रविंद्र फौजी यार इस तरह से भाषा में बोलता है, ले भाई मैं तो हाथ जोड़ के बोल दूंगा कि कम से कम आपके साथ जो आदमी नौकरी कर रहा है, जिसने 5 साल 10 साल या जितना भी समय आपको और आपकी रेजिमेंट को दिया है, आपको नहीं, हालांकि वो उसकी भी रेजिमेंट है और उससे कुछ गलतियां भी होती है, तो आप अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल करके उसको सजा देना, घर भेजना, ये नहीं करके आप उसको चाहो तो पेंशन दे सकते हो। वो आपकी कलम में वो ताकत है। किसी का भला करोगे ना, भला करोगे तो लोग आपकी रिटायरमेंट के बाद भी इज्जत भी करेंगे। नहीं तो कई जो अधिकारी बोलते हैं ना कि यार एक दिन मैं गया तो मेरी यूनिट का बंदा बैंक मैनेजर बैठा था, वो तो खड़ा भी नहीं हुआ, राम राम भी नहीं बोली। और राम राम क्यों बोलेगा? क्या आपने कभी उसको, जब वो आपके सामने आया, तो कभी कहा कि भैया अब तू पेंशन जा रहा है, कम से कम अब तू चेयर पे बैठ जा, या खाली चेयरों के लिए, या उसका छोड़ो चेयर पे बैठना तो बहुत दूर की बात है, कभी उसने सम्मान किया, उसका सम्मान किया? तब तो आप भी और आपके साथ साथ आपका कल का आया हुआ एक लेफ्टिनेंट जैसे ही उसको 1 साल यूनिट में हो जाती है, 1 साल 2 साल बाद कैप्टन बनते ही उसको अर्जुनेंट की कुर्सी पर बैठा दो, फिर वो ऐसे बोलेगा सीनियर को भी, शेखावत, अरे अल्लार विजय तू इधर, अरे जयशो साहब, बोले साहब आपका तो काम ही खराब है, तुम बहन जी फलाना निकला। मतलब उसके जिसके खुद की सर्विस 4 दिन नहीं है, उसके इस तरह की भाषा हो जाती है जैसे वो एनडीए करके नहीं आया हो, साला कहीं पता नहीं क्या करके आया हो, या फिर इनकी सिखलाई ऐसी होती है, मेरे को तो पता नहीं। जैसे मैंने एक मेरा भी छोटा सा वाक्य सुनाया था, वीडियो लंबा हो जाएगा, हालांकि मैं बता देता हूँ कि मैं जब मेरे को यूनिट में गए हुए मेरे को तकरीबन 8 महीने और 17-18 दिन ही हुए थे। तो एक हमारी कुर्सी पर जो अर्जुनेंट की कुर्सी पर बैठा था, वो किसी केस में मेरा पंगा हुआ, मैं सहायक जाने के लिए मना किया, तो उसने मेरे को बुलाया, कैसे नहीं जाएगा, तेरे को यूनिट में आए कितने दिन हुए हैं? मैंने बोला सब 8 महीने 17 दिन। बोला 8 महीने 17 दिन में तो पेट से बच्चा बाहर नहीं आता, और तू इतना बड़ा फराट बन रहा है, तेरा मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। हालांकि मेरे से सेना में रहते हुए भी नहीं रुका गया, आज भी नहीं रुका जाता मैं, क्योंकि मेरे को पता था उस श्रीमान जी को स्टेशन से मैं ही लेकर आया था। उस समय मैं जिप्सी चलाता था, और उस अधिकारी को मेरे से 3 महीने बाद वो यूनिट में आया था। मतलब मेरे 8 तो हो गए थे, उसके 6 भी नहीं हुए थे। फिर मैंने भी उसको बोल दिया, साहब एक बात बताऊं, आपको मैं यहाँ लेकर आया जब स्टेशन से, तब तो आप मेरे से बोल रहे थे रविंद्र सर आप कहाँ पहुंचना है, देखना क्या है, जब तो आप सर कर रहे थे। और अभी आपको 6 महीने हुए हैं। ये तो हमारी रेजिमेंट का दुर्भाग्य है कि 6 महीने में आपको अर्जुनेंट की कुर्सी पर बैठा दिया गया, और आप मेरे प्रति ये भाषा बोल रहे हो कि 9 महीने में बच्चा। बोले तू तो बहुत बकवास करता है। मैं बोला बकवास क्या, जब सजा के लिए आ रखे हो, जो देना है दे दो, खड़ा कर दो सीओ के सामने, आपको करना ही क्या है, आपका तो कोई रोल ही नहीं है। जो आपने बात कही थी, मैंने सिर्फ आपका उसका जवाब दिया है कि 6 महीने में 8-9 महीने में बच्चा बाहर नहीं आता, तो आप कैसे 6 महीने में इस कुर्सी पर बैठकर मेरे ऊपर ही कर रहे हो। फिर हालांकि उस समय उसने कुछ कहा नहीं, बोला इसको लगाओ बड़ा पैक, ले जाओ, और मैं बड़ा पैक और गले में टायर लगा दिया। फिर वो लंबी चौड़ी कहानी अलग बताऊंगा। आज मैं इस बंदे की पूरी कहानी बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इतना जरूर कहूंगा कि इस कहानी को शेयर जरूर करें, ताकि आपके आसपास में बहुत से ऐसे वंचित, हालांकि ये ओम प्रकाश जी और सिक्कर के ऐसे एक और केस है। सबसे पहले मैं हर आदमी को ये कहता हूँ कि आपको आते ही कोर्ट में केस को फाइल जरूर करना चाहिए। इन्होंने भी 14 साल के बाद में केस को फाइल किया, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं कि अब आजकल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, पहले क्या होता था, आप 20 साल 30 साल बाद गए, केस जीते तो आपको पूरा मिलता था। लेकिन आजकल ये हो रखा है कि जब आप केस फाइल करोगे, उससे पीछे आपको ज्यादा से ज्यादा 3 साल बैक का उठा कर देगा, पीछे का नहीं देगा। बहुत सी बार तो डिले मैटर बताकर हटा दिया जाता है। तो जो भी ऐसा व्यक्ति है, आप किसी भी कारण से पहुंच से आए हो, आप पहले केस फाइल करो, ठीक है। आपको सही वकील नहीं मिलता, ऐसे अभी बहुत से भी केस हैं जो पुराने, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं। और सिक्कर का एक और एएससी का ऐसा केस था, जिसको मैंने भी पहले 1-2 बार वकीलों के पास भेजा था, लेकिन वहाँ वकील ठीक नहीं मिलते, कागज खराब है तो डिफॉल्टर है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह एक बार कोर्ट में फाइल कर दो आप। एएफटी, जैसे इनका केस एएफटी में खारिज कर दिया गया था। एएफटी हालांकि सैनिकों को न्याय के लिए बनाया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एएफटी में हमारे को न्याय मिलता है, क्योंकि वहाँ जो एक
रिटायर्ड जज साहब बैठते हैं और एक हमारे ही आर्मी एयरफोर्स नेवी के लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल रैंक का अधिकारी बैठता है। तो दो मिलकर जो बैच बनती है, कितने ही तो मामले पेंडिंग है, कितने ही मामलों में उनके फैसलों के बाद सेना उनकी नहीं सुनती है, ऊपर चली जाती है, तो फिर वो एक लटकाने का स्थिति हो गई, वकीलों से वहां टूट जाता है। जैसे इन्होंने एएफटी में डाला था, लेकिन एएफटी में इनको खारिज कर दिया कि 14 साल बाद आए हो, हम आपको खारिज करते हैं। लेकिन इनको जो सही रास्ता बताया गया कि पहले आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट लेता नहीं, आज के टाइम में कहेगा कि एएफटी का मामला में एएफटी में चले जाओ, लेकिन आप उसके डायरेक्शन से आए हो तो उनको सुनना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी डिले मैटर बताकर और 5 आरआई आर्मी एक्ट 1954 का हवाला 13(3) का पैरा पढ़कर कि भाई डिजास्टर सोल्जर हो, नहीं मिलेगी पेंशन। लेकिन जब हाई कोर्ट में गया, स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ मैं बताता हूँ। बताने से पहले एक बार फिर कहूँगा कि भैया इसको हर एक आपके आसपास के कुछ ऐसे सैनिक हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, या उनकी वीडो है। जैसे एक सिक्कर का ही मामला था जिसमें एक बंदे को पागल बता के 10 साल में घर भेज दिया, और उस बंदे को वो आने के बाद में मर भी गया। उसका दो बच्चा, एक बच्चा और एक बच्ची, और उसकी वाइफ ने, हालांकि मेरे पास किसी दूसरे हवलदार जी ने भेजा था, और मैंने बहुत उनकी कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं कि ऐसे मामले में उनको भी पेंशन मिले। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर वो सुनते हैं तो उनको कहूँगा, मैंने 1-2 जगह उनको भेजा भी था, लेकिन कुछ जगह वापस आ गए। अब उनका आगे क्या हुआ वो लोग भी नहीं बताते हैं। जैसे काम हो जाता है तो वो लोग अगर हमें बताएं तो उसमें दूसरे का भी फायदा हो, लेकिन बाद में हमें भी नहीं बताते, बोलेंगे सर धन्यवाद, या तो कहेंगे धन्यवाद, काम हो गया, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, इन चीजों में। जैसे आज इस कोर्ट के फैसले को मैंने अपना PDF को रख लिया ताकि दूसरों को काम आए, ये हवाला हम दे सके। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपके आसपास कोई ऐसा बंदा हो, वंचित हो, तो मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, आप मेरे तक भेजो। नंबर भी नहीं तो उसको सही सलाह दे दो कि भाई तू एक बार कोर्ट में फाइल कर दे। शुरुआत में एएफटी में जाओ, फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक 100% अगर आपका हक है तो आपको पेंशन मिलेगी। नहीं भी मिलती है तो कम से कम आपका जिंदगी में ये तो नहीं रहेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा नंबर सबको पता है 8290354513 82 90 35 45 13। अगर आपको नहीं पता तो उसको मेरा नंबर दे दो, जो मेरे से मदद होगी, जो सलाह होगी, मैं जरूर करूंगा। बाकी मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो बता, देखो और शेयर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सेना के पूर्व सिपाही ओम प्रकाश को दिव्यांग, डिसेबिलिटी अथवा अमान्य इनवैलिड पेंशन देने का आदेश दिया है। तकरीबन 31 वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले पूर्व सैनिक को राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सेना द्वारा सेवा के दौरान बीमारी से पीड़ित सैनिक को मेडिकल बोर्ड नहीं करना और उसकी चिकित्सा स्थिति को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करना गंभीर त्रुटि है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में सैनिक को उसके वैधानिक पेंशन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह फैसला देते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी के 16 अगस्त 2022 के आदेश को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया और केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय तथा संबंधित सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को इनवैलिड पेंशन का लाभ प्रदान करें। यह था पूरा मामला। सिक्कर जिले के फतेहपुर निवासी याचिकाकर्ता ओम प्रकाश की 13 जून 1984 को आर्मी मेडिकल कोर ASC में सिपाही के रूप में भर्ती किया गया था। लगभग 11 वर्ष की सेवा के बाद 1 जून 1995 को उन्हें सेना से डिस्चार्ज कर दिया। सेना ने उन्हें आर्मी रूल 1954 के नियम 13(3) आइटम 3(5) के तहत अनडिजेबल सोल्जर मानते हुए सेवा से हटाया गया। सेना का कहना था कि उनके खिलाफ 5 रेड एंट्री दर्ज थी, जिसके आधार पर उन्हें सेवा में बनाए रखना उचित नहीं था। हालांकि ओम प्रकाश का दावा था कि वे सेना के सेवा के दौरान गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे और उनकी वास्तविक स्थिति को छिपाकर उन्हें पेंशन से वंचित किया गया। सेना की नौकरी के दौरान हुई गंभीर बीमारी। याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ओम प्रकाश वर्ष 1993 में बीमारी से पीड़ित थे। याचिका में दावा किया गया कि ओम प्रकाश वर्ष 1993 में बीमार पड़ गए थे। उन्हें दिल्ली कैंट आर्मी हॉस्पिटल में 4 नवंबर
1993 में 12 नवंबर 1993 तक भर्ती रखा गया। वहाँ डॉक्टरों ने रेडियल नर्वस पाल्सी राइट यानी RNP-RT नामक न्यूरोलॉजिक बीमारी से पीड़ित पाया। इसके बाद पुनः 10 दिसंबर 1993 से 17 जनवरी 1994 तक जोधपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। वहाँ भी वही बीमारी दर्ज की गई। अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज स्लिप में इस बीमारी का स्पष्ट उल्लेख था। याचिकाकर्ता का कहना था कि बीमारी के बावजूद सेना ने उन्हें दिव्यांगता या का मूल्यांकन कराना न और न ही मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। मेडिकल बोर्ड नहीं बनाना बड़ा मुद्दा। फैसले में जब कोई सैनिक पहले से 2 बार सैन्य अस्पताल में भर्ती रह चुका हो और उसके पास बीमारी का स्पष्ट कोई रिकॉर्ड मौजूद हो, तब उसे सेवा से हटाने से पहले मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी स्थिति का आंकलन करना अनिवार्य था। कोर्ट ने यह भी पाया कि सेवा समाप्ति प्रमाणित में सैनिक की मेडिकल श्रेणी मेडिकल कैटेगरी वाला कॉलम खाली छोड़ दिया गया। अदालत ने इसे बीमारी को छिपाने का प्रयास कहा। हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सेना यह बताने में पूरी तरह विफल रही कि आखिरी ओम प्रकाश का मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं कराया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में स्पष्ट है कि सैनिक सेवा के में भर्ती होते समय स्वस्थ था और बीमारी उसे सेवा के दौरान हुई, इसलिए नियमों के अनुसार यह माना जाएगा कि बीमारी सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न हुई और सेवा से ही प्रभावित या बढ़ी। एब्सोल्यूटली टू एग्रीगेट टू बाय सर्विस थी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड छिपाना तथा मेडिकल बोर्ड नहीं बनाना प्रशासनिक लापरवाही और दुर्भाग्यता को दर्शाता है। ओम प्रकाश ने पहले राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे बाद में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT को स्थानांतरित कर दिया गया। AFT ने 16 अगस्त 2022 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ट्रिब्यूनल ने मुख्य रूप से माना कि याचिका काफ़ी देरी से दायर की गई थी और याचिका नियमित पेंशन की पात्रता के लिए आवश्यक 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर पाया था। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण को गलत बताते हुए कहा कि AFT ने मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया। अदालत ने कहा कि नियमित पेंशन और इनवैलिड पेंशन 2 अलग अलग विषय हैं। जहां नियमित पेंशन के लिए 15 वर्ष की सेवा आवश्यक है, वहीं पेंशन नियम 1961 के विनियम 198 के अनुसार इनवैलिड पेंशन के लिए 10 वर्ष की योग्यता सेवा पर्याप्त है। ओम प्रकाश ने 10 वर्ष 11 माह 18 दिन की सेवा पूरा कर ली थी। मामले में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि क्या 5 रेड एंट्री होने का कारण सैनिक को पेंशन से वंचित किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 4 या अधिक रेड एंट्री होना किसी सैनिक को स्वतः सेवा से हटाने का आधार नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि रेड एंट्री केवल यह दर्शाती है कि संबंधित सैनिक को डिस्चार्ज करने का पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि उसे हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में वीरेंद्र कुमार दुबे बनाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, विजय शंकर मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सैनिक की पूरी सेवा परिस्थिति और स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। बीमारी और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बीच संबंध। हाई कोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज 5 में से 4 रेड एंट्री वर्ष 1994 के दौरान हुई थी। यही वह समय था जब वह RNP-RT नामक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित था। कोर्ट ने कहा कि यह मानना उचित होगा कि बीमारी के कारण उसकी दक्षता और व्यवहार प्रभावित हुई होगी, इसलिए उस अवधि में हुई अनुशासनात्मक त्रुटियों को पूरी तरह जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना था।
देरी के बावजूद क्यों मिला लाभ? केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया कि ओम प्रकाश ने 1995 में सेवा से हटाए जाने के बाद लगभग 14 वर्ष बाद अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, इसलिए उसका दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि 14 वर्ष बाद अदालत का दरवाज़ा खटकाया, इसलिए इनको न्याय नहीं देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि पेंशन का अधिकार एक निरंतर कंटिन्यू कोर्स ऑफ एक्शन अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति को वैधानिक रूप से मिलने वाली पेंशन नहीं दी जा रही तो वो उसका दावा केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन कोई दान या अनुग्रह नहीं है, बल्कि अर्जित अधिकार है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये किसी की दी हुई भीख या वो नहीं है, बंदे ने काम किया है और काम के बदले पेंशन मिल रही है। सेना पेंशन नियमों की वृत्ति व्याख्या। अदालत ने सेना नियम विनियम 1961 के विनियम 197 और 98 का विस्तार से उल्लेख किया। उनके अनुसार सैनिक बीमार विनियम 197 के अनुसार ऐसे सैनिक जिन्हें बीमारी या दिव्यांगता के कारण सेवा से हटाया गया है तो वे इनवैलिड पेंशन पाने के पात्र हो सकते हैं। विनियम 198 के अनुसार उसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष की योग्य सेवा आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शर्त पूरी कर ली थी और रिकॉर्ड में यह भी साबित हो गया कि बीमारी सेवा के दौरान हुई थी, इसलिए उन्हें इनवैलिड पेंशन का लाभ भी मिलना चाहिए। 31 साल बाद मेडिकल बोर्ड संभव नहीं है। कोर्ट ने माना कि यदि समय रहते मेडिकल बोर्ड बनाया गया होता तो दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता था, लेकिन 31 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में मेडिकल बोर्ड का गठन करना व्यवहारिक नहीं होगा, मेडिकल गठित व्यवहार नहीं होगा। इसलिए अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड, अस्पताल के दस्तावेजों और परिस्थितियों के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को दिव्यांगता अमान्य पेंशन का पात्र है। कब से मिलेगी पेंशन? हालांकि कोर्ट ने यह माना कि ओम प्रकाश की पात्रता 1 जून 1995 से ही बन गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि विलंबित दावों में संतुलन बनाए रखने के लिए बकाया राशि की सीमित किया गया जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी याचिका दायर करने की तारीख के 3 वर्ष पूर्व की अवधि से बकाया पेंशन का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही जुलाई 2026 से नियमित रूप से इनवैलिड पेंशन देने के निर्देश दिए। 3 महीने में भुगतान का आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जून 2026 तक की समस्त बकाया राशि 3 महीने में भीतर अदा की जाए। यदि निर्धारित समय से भुगतान नहीं किया तो देरी की अवधि में 6% ब्याज भी देना होगा। धन्यवाद जज साहब। और इनका जो ऑर्डर था, ये जो PDF था, ये फैसले का PDF है। किसी को जरूरत पड़ेगी तो उस समय PDF अगले किसी व्यक्ति के काम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। शेयर करें।